हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिका एजुकेशन हब। आज हम करेंगे 5 सितंबर के करंट अफेयर। सो फर्स्ट न्यूज हमारी है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने दोबारा से बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल को रिवाइव करने की बात कही है। अब उन्होंने ये बात क्यों कही है, पहले तो आपको बता दें, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बीओटी के मॉडल से हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर देंगे। सॉरी, पहले हम आपको ये बता दें कि बिल्ड ऑपरेट मॉडल होता क्या है। इसमें देखो, यहाँ पर हम बताएंगे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। इसमें क्या होता है कि बिल्ड यानी कि बनाने का और ऑपरेट करने का, ये दोनों काम कौन करेगा? प्राइवेट करेगी। और बाद में, और ये जो बिल्ड ऑपरेट ऑपरेट कितने साल तक कर सकते हैं? ये 15 से 30 सालों तक। ठीक है, बाद में इस टाइम पीरियड के बाद ये गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को दे देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें बनाएगी और ऑपरेट करेगी और बाद में इसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, 2007 से लेकर 14 तक केवल बीओटी मॉडल हाईवे को बनाने के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन 2018, 19 और 19-20 में कोई भी रोड कंसेशन जो है बीओटी मॉडल के तहत नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ये अपना प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाती थी, जिससे गवर्नमेंट जो है एचएएम और ईपीसी मॉडल की तरफ ट्रांसफर हो गई। अब ये एचएएम और ईपीसी मॉडल क्या होता है? एचएम का मतलब होता है हाइब्रिड एनुटी मॉडल। एचएम का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड एनुटी मॉडल। इसमें पहले ईपीसी देख लो, फिर हाइब्रिड अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईपीसी का मतलब क्या होता है कि इसमें टोटल कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बोन की जाती है। इसमें फिर क्या करेगी? ये प्राइवेट प्लेयर को बुलाएगी और आप अपने इंजीनियरिंग नॉलेज और को प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट प्लेयर। फिर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में ये दोनों का मिक्स होता है, बीओटी और ईपीसी मॉडल का मिक्स होता है। इसमें 40% जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती है, एंड नेक्स्ट जो 60% है वो प्राइवेट डेवलपर के द्वारा अर्निंग की जाती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इसमें देखो, पहले तो क्या होता था कि पूरी की पूरी कॉस्ट गवर्नमेंट को द्वारा पे की जाती थी, यानी कि चाहे तो हाफ पे की जाती थी या फिर पूरी की पूरी गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती थी। लेकिन अब बीओटी मॉडल में क्या होता है कि इसमें फिजिकल बर्डन जो है वो गवर्नमेंट का वो डिक्रीज हो जाएगा और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कॉम्पिटिशन भी इम्प्रूव होगा। इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रीमलाइन होगा, अच्छे से हम कर पाएंगे, हमारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमने देखा इसमें बीओटी मॉडल क्या होता है, एपीसी मॉडल क्या होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है, बीओटी मॉडल को लाने से फायदा क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी जो आई इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज रिलीज्ड असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल। यानी कि आईपीबीएस ने एक रिपोर्ट रिलीज की है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को लेकर। इसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि लगभग 37,000 इंडियन स्पीसीज जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है पूरे के पूरे रीजन और पूरे बायोमीज में, ऑल अराउंड वर्ल्ड। यानी कि 37 स्पीसीज ऐसी है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है। डैमेज बाय यस, यानी कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज अकाउंट, मतलब इसे टोटल इकोनॉमी को कितना लॉस होता है? लगभग 4 to 3 बिलियन डॉलर का इससे हर साल नुकसान हुआ था। मतलब एनुअली नुकसान होता है 2019 में। अब ये इन्वेजिव स्पीसीज होती क्या है? इसमें हर चीज आ जाती है, यानी कि प्लांट, एनिमल, पैथोजन या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए नॉन नेटिव होती है, यानी कि वो सिस्टम में नहीं पाए जाते, विच में कॉज इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल हार्म और एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। यानी कि किसी भी हमारा जो इकोसिस्टम है उसके लिए वो नॉन नेटिव होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को, एक ह्यूमन को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। अब आपको बता दें, जितनी भी एलियन स्पीसीज होती है वो इनवेजिव नहीं होती। आईएस जो है वो वन ऑफ द 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइवर है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फोर और कौन कौन से हैं, इसमें है लैंड और सी यूज का जो
चेंज हो रहा है, उसका एक रीजन है कि इससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। लैंड और सी यूज तो हमें हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें हम देख लेंगे किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से लैंड का यूज मतलब चेंज हो रहा है, और सी यूज में हम जिस तरह से सी यूज का भी अब यूज हो रहा है, हाई हाई सीज में भी हम अपने डीप सी माइनिंग को लेकर ज़्यादा काम पर लगे हुए हैं, क्योंकि हमें डीप सी माइनिंग जो हम पोलीमोडिकल्स न्यूज पोलीमोडिकल जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको प्राप्त करने में मदद करेगा। तो मतलब किस तरह से लैंड और सी यूज का यूज जो है लगातार बढ़ रहा है। डायरेक्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, these are the फोर अदर रीजन है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के साथ साथ जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस में इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टारगेट और सिक्स है कुनमिंग मटेरियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का, कि हम एलिमिनेट करेंगे, मिनिमाइज करेंगे और रिड्यूस करेंगे, और कम से कम मिटिगेट तो करेंगे कि इस इन्वेजिव स्पीसीज का इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बाय 2030। अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है, यानी कि अगर इन्वेजिव स्पीसीज बढ़ती है तो क्या इसका स्प्रेड क्या होता है। देखो पहले तो इससे डिसीज बढ़ने का खतरा रहता है, जैसे मलेरिया, जीका या फिर वेस्ट मिल फीवर है, जो कि आईएस एडिस अल्बोपिक्टस एंड एडिस इजिप्टी के द्वारा स्प्रेड होता है। कैरिबियन फाल्स मसल हैज वाइप आउट बाय नेटिव क्लैम्स एंड ऑयस्टर्स दैट इम्पैक्ट लोकल फिशरी रिसोर्स इन केरल। यानी कि ये नाम है किस तरह से बीमारी, किस तरह से हेल्थ को इशू करती है, किस तरह से डिसीज का इससे स्प्रेड होता है, और ग्लोबली जो है प्लांट और एनिमल एक्सटिंक्ट हो रही है। क्योंकि एनिमल क्यों एक्सटिंक्ट हो गई, अगर वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर देगी तो एनिमल जो उस बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड थे वो अपने आप वो कहाँ जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसका भी योगदान है कि वो एक पूरा प्रभाव डालते हैं हमारे ग्लोबल प्लांट्स और एनिमल्स पर। इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि हमें साइट बेस्ड मैनेजमेंट करना होगा, यानी कि हर साइट, यानी कि उस साइट की क्या खूबियाँ है, वो कहाँ से किस तरह से इन्वेजिव स्पीसीज वहाँ पर आती है, उसका पूरा का पूरा हमें अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा, और इन्फोर्स करना होगा। बॉर्डर बायोडाइवर्सिटी बायो सिक्योरिटी एंड इम्पोर्ट पर कंट्रोल करना होगा। ठीक है, हमने देखा कि किस तरह से एलियन स्पीसीज का लगातार ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पूरे ऑल अराउंड रीजन में ग्लोबली इसका इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमें इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हमने डेफिनेशन देखी, ये भी देखा कि जितनी भी एलियन स्पीसीज होती है वो इन्वेजिव स्पीसीज नहीं होती, और देखा ये बायोडाइवर्सिटी लॉस में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ साथ हमने देखा लैंड और सीयूज चेंज, डायरेक्ट एक्सप्लोइटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन। टारगेट सिक्स देखा जिसमें हम 2030 तक एलिमिनेट, मिनिमाइज और रिड्यूस करेंगे जो इन्वेजिव स्पीसीज है उसका इम्पैक्ट। अब देखेंगे हम ये जो IPBES का इस्टेब्लिश हुआ था ये 2012 में ऑन द बेसिस ऑफ बुशन आउटकम डॉक्यूमेंट। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका जो हेड क्वार्टर है वो जर्मनी में है, एंड 143 इसमें मेंबर है जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। नेक्स्ट न्यूज हमारी है मॉनेटरी पॉलिसी हैज एसिमेट्रिक ट्रांसमिशन और इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। एसबीआई की रिपोर्ट है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एसिमेट्रिक ट्रांसमिशन कर रही है इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में। अच्छे से समझेंगे एक मिनट। पहले तो वो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो पॉलिसी एक्शन है सेंट्रल बैंक के वो ट्रांसमिट किए जाते हैं टू मीट द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। यानी कि मान लो कि जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट होता है वो +- 2 इसके बीच में रहता है। ठीक है, और इसको अचीव करने के लिए हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो कोई ना कोई पॉलिसी लेके आती है, MCLR लेके आती है, और रेपो रेट को कम कर देती है, बढ़ा देती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड को वो यूज करती है। ठीक है, तो वो इसका जो ये जो मेथड है क्या हमारे इन्फ्लेशन को रोकने में काम कर रहा है, नहीं रहा है, तो इसके रीजन क्या है, ये सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है। ये प्रक्रिया है जिसमें ये देखती है कि किस तरह से सेंट्रल बैंक अपनी ऑब्जेक्ट जो है उन्होंने रखा था इन्फ्लेशन और ग्रोथ का वो ट्रांसमिट कर पा रही है, किस तरह से वो अपने ऑब्जेक्ट को मीट कर पा रही है, प्राप्त कर पा रही है। ठीक है,
Changes to monetary policy affect interest rate in the economy, which in turn economic activity affect करती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को और इन्फ्लेशन को। यानी कि जिस तरह से हम अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं तो वो किसी न किसी तरह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लेशन को कम या फिर ज़्यादा करने में एक इफेक्ट डालती है। यानी कि मान लो कि अगर हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, अगर हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो क्या होगा कि कोई भी जो बिजनेस वाला है वो लोन लेने नहीं आएगा, उसका लोन कम हो जाएगा। अब वो लोन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो किसी को भी मतलब जो सेविंग है या फिर जो मनी है डिमांड है वो क्रिएट नहीं होगी, तो ये इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट डालता है, इससे इन्फ्लेशन भी क्रिएट होती है। इन्फ्लेशन अगर कोई सामान ही नहीं बनेगा, कोई सामान ही नहीं बनेगा तो इससे इन्फ्लेशन अगर कम सामान है तो सीधा सीधी बात है इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो देयर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेट चेंज शुड बी इंस्टेंशियस। इंस्टेंट ट्रांसमिशन आल्सो इन्हेंस करेगा हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसकी क्रेडिबिलिटी को भी इन्हेंस करेगा। टू इम्प्रूव ट्रांसमिशन आरबीआई इंट्रोड्यूस एमसीएलआर सिस्टम इन 2016। एमपीटी जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है उन्होंने इस सेट टू बी उनको एसिमेट्रिक ट्रांसमिशन बताया है, यानी कि हम अपने जो टारगेट रखे हैं ग्रोथ का रखा है इन्फ्लेशन का रखा है उसको अच्छे से मीट नहीं कर पा रहे हैं। इफ द इकोनॉमी डज नॉट शो पॉजिटिव रिलेशनशिप विद चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी, ये सही वही बात है। फॉर एग्जाम्पल दे गए इन्होंने रीजन क्या होता है एसिमेट्री इन ट्रांसमिशन। कब क्यों होती है ये एसिमेट्रिक ट्रांसमिशन? जब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ज़्यादा होती है, हाइयर इंटरेस्ट रहता हो, हाई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो, यानी कि हमारी डिपॉजिट की रेट ज़्यादा हो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, एनपीए हमारे ज़्यादा हो, और कोई भी जो सर्विसिंग हम देते हैं हाई कॉस्ट होती है हमारी एक्वायरिंग एंड सर्विसिंग कर कस्टमर को। नॉन इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि जिस पर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता उसको वे वाले एक्सपेंसेस एंड प्रोसीजरल बोटलनेक्स इन रिकवरी ऑफ ड्यूज, यानी कि हमने कुछ पैसे दे दिया तो हम उसका ड्यूज भी रिकवर नहीं कर पा रहे, उसमें भी कुछ ना कुछ बोटलनेक्स आ ही रहते हैं। एंड लार्ज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इज द रीजन ऑफ एसिमेट्रिक मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता क्या है कि किस रीजन क्या है इसके और किस तरह से ये हमारे इफेक्ट करती है हमारे इकोनॉमी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लॉन्च एडोप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, यानी कि हमारी जो एएसआई है उन्होंने 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ओरिजिनली जो ये स्कीम थी वो 2017 में लॉन्च की गई थी। इसमें कौन कौन था शामिल? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्टेट एंड यूपी के गवर्नमेंट। इसका ऑब्जेक्ट था कि हम क्वालिटी एंड इंक्लूसिव प्रोविजन लाएंगे एमिनिटीज के लिए थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, यानी कि हम पब्लिक का और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनका दोनों का साथ में लाएंगे और हम अपने एमिनिटीज जो है हमारी जो साइट्स होती है उनको क्वालिटी और इंक्लूसिविटी यानी कि उससे अच्छा सिलेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों को साथ में लाके हम अपनी जो एमिनिटीज है हम अपनी जो कला है हमारी जो साइट्स है उसका अच्छे से सिलेक्शन कर पाएंगे। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई है वो रिसीव करेगा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेंटेनिंग अ प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट अंडर एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स 1958, यानी कि इस एक्ट के तहत जो डीजी होता है एएसआई का वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन को रिसीव करता है ताकि वो हमारी जो मोन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। पहली बात तो हमें ये रिवर्क करने की ज़रूरत ही क्यों थी कि हमें दोबारा से स्कीम को लॉन्च करना पड़ा। तो एक तो पहली बात तो जो पहली स्कीम थी उसमें उसकी उसमें इतना नहीं था कि मतलब अभी भी लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, तो इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस। ठीक है, इन फिजिबिलिटी ऑफ अम्यूनिटीज प्रपोज्ड फॉर अडप्टेड हेरिटेज साइट। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इंड्यूस्ड बाय सेमी कमर्शियल एक्टिविटीज एट अडोप्टेड साइट, यानी कि कभी कभी जो सेमी कमर्शियल एक्टिविटीज है हमारी जो साइट्स होती हैं उसके आसपास कर दी जाती है तो उसमें हमारी जो एएसआई का जो ऑब्जेक्ट है कि हमें अपनी जो एंशिएंट साइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना, तो वो कहीं ना कहीं उनका अधूरा रह जाता है।
तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे कि किस तरह से हमारे जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनका संरक्षण करना जरूरी है, हमें इम्पोर्टेंट अम्यूनिटीज़ को वहाँ पर प्रोवाइड करना जरूरी है। तो इसमें क्या है, अडोप्टेड आ हेरिटेज, मतलब इसमें क्या होगा, एक समझ सारथी। समझ सारथी मतलब कोई भी पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, ट्रस्ट, एनजीओ या फिर सोसाइटी सेलेक्ट की जाएगी इसके लिए, इस प्रोग्राम को करने के लिए। अब इसका फंडिंग कहाँ से आएगा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है अपने CSR फंड से कंट्रीब्यूट करेंगी, बाकी जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है उसका भी इसमें फाइनेंशियली जो है वो फाइनेंस कर सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप या तो पूरे मोन्यूमेंट को कवर कर लो या फिर किसी भी पार्टिकुलर एमिनिटीज को, यानी कि आप पानी पिला लो या फिर सफाई करवा दो, तो कुछ भी अगर आप करवाना चाहते हो या पूरी की पूरी आप बिल्डिंग को, मोन्यूमेंट को संरक्षण करना चाहते हो, कोई एमिनिटीज प्रोवाइड करना चाहते हो, आप कुछ भी दे सकते हो। तो इसमें हम फोर प्रोलोंग अप्रोच जो है वो अपनाएंगे, जिसमें हम ध्यान देंगे हाइजीन पर, एक्सेसिबिलिटी पर, सेफ्टी पर एंड नॉलेज पर। इसका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। एएसआई के बारे में देख लो तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। लीगल बैकिंग क्या है इसमें, जो हमारा एक्ट था, इसमें हम आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करती है। आल्सो वर्किंग फॉर एंड क्रेडिट एंड प्रोटेक्शन ऑफ अंकोर वाट इन कंबोडिया, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ बुद्धा एट बामियान। यानी कि ये हमारे इंडिया में तो करती है, लेकिन इसका फॉरेन कंट्री में भी अच्छा योगदान है कंजर्वेशन ऑफ एंशिएंट साइट्स में। नेक्स्ट हमारे जो CSEP है, उन्होंने एक रिलीज की है रिपोर्ट ऑफ बजट बोरोइंग बाय इंडियन गवर्नमेंट। पहले तो आपको बता दें ये बजट बोरोइंग होती क्या है। इसमें क्या होता है कि ये बोरोइंग जो है वो पहली बात तो ये जो है, देखो, ये जो बोरोइंग है वो बजट में नहीं दिखाई जाती, बजट में तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन बजट के पैसे से इसका भुगतान जरूर होता है। ठीक है, वो बजट बोरिंग क्या होता है कि इसमें बजट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट बजट पेश करती है उसमें, इसमें क्या होता है कि जो ये बोरिंग्स होती है, जो कंपनियों के द्वारा, यानी कि जो हमारी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा जो ये बोरिंग की जाती है, ये ओबीबी वाली वो बजट बोरिंग, वो बजट में नहीं दिखाई जाती, लेकिन बजट के पैसे से इसका भुगतान जरूर होता है। ठीक है, तो ओबीबी जो है वो इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिस्कल इंडिकेटर डिस्पाइट फिस्कल इम्प्लीकेशन। ओबीबी गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली नहीं ली जाती, बल्कि प्राइवेट जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा ये ली जाती है। जैसे कि एफसीआई को लोन पे करना है फॉर पेइंग फूड सब्सिडी बिल। ठीक है, इसके रीजन क्या है, फॉर रिसोर्टिंग टू ओबीबी, मतलब क्यों बनाते हैं हम इसको। एक तो ये हमारे जो फिजिकल जो टारगेट होते हैं उसको बाईपास कर देता है, यानी कि अगर हम अपने जो फिजिकल टारगेट में हम इस बोरोइंग को भी ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फिजिकल टारगेट है वो ऑफिशियली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जिसमें जो लिमिट है उसके, यानी कि जो हमारी 3% लिमिट थी अभी तो उसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको टाइम टू टाइम इसको कम करेंगे, 2025 है शायद, कि हम इसको 3 तक लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये फिजिकल डिफिशिट जो हमारे टारगेट है हमें जो एफआरडीएम के तहत रखे जाते हैं, तो उसको बाईपास कर देता है। उसको बाईपास करके हम अपनी जो बोरोइंग है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अवॉइड बोरोइंग लिमिट अंडर आर्टिकल नंबर 293 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि पहले आर्टिकल क्या कहता है कि स्टेट को सेंटर की कंसेंट लेनी पड़ती है किसी भी लोन को देने के लिए, इफ दे हैव आउटस्टैंडिंग लोन टू सेंटर या फिर लोन वेयर द सेंटर इज गारंटर। यानी कि स्टेट को अगर लोन लेना है तो पहले उसको सेंटर की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, अवॉइड डिले इन सेंट्रल ग्रांट और रिडक्शन इन अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अवॉइड करना होगा उसे डिले इन सेंट्रल ग्रांट्स। तो बेस क्या क्या है, हम ओबीपी को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो नेशनल सेविंग बैंक स्कीम है, गवर्नमेंट का फुल्ली सर्विसेज बोर्ड है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट एग्रीमेंट है। इसका इम्प्लीकेशन होता क्या है, एक तो देखो ये जो है एक बैड ट्रैप सिचुएशन है, सीधी सी बात है, बैड डेट जो ट्रैप है उसमें फंस जाएगी।
क्योंकि नॉर्मली हमें बजट से तो पैसा हमें देना पड़ता है, ठीक है। एडवर्सली इफेक्ट डालते हैं हमारी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पर, यानी कि हमें मतलब एक तो छोटी सी तस्वीर हमें दिखा दी जाती है कि हाँ वो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, लेकिन हमें इस पीछे की ऊपर जो गवर्नमेंट का पता नहीं होता, तो इससे हमारी जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है उसका उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसको 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद 100% इक्विटी इसके पास थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी। इसका विजन था कि हम अपने बैंक को एक्सेसिबल बनाएंगे, अफोर्डेबल बनाएंगे और ट्रस्टेड बनाएंगे फॉर अ कॉमन मैन। इसमें इसकी मदद क्या करेंगे, ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करेंगी, ताकि ये बैरियर को और पोस्ट को दोनों को रिड्यूस कर सके और ये आम जनता तक पहुंच सके। अगर हम ये बात करें, मतलब इसका देखो तो सीधी सीधी बात है कि ये क्यों लेके आया था कि आम जनता तक इसकी पहुंच बढ़ सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये बढ़ावा दे सके, ठीक है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लाई गई थी। जो आईपीबी है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड duly licensed by RBI to carry on business of payment bank in India। यानी कि ये आईपीबी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत तो रजिस्टर्ड है, ड्यूली लाइसेंस है बाय आरबीआई, ताकि वो पेमेंट बैंक का बिजनेस भी कर सके। ये क्या है, एक शेड्यूल पेमेंट बैंक है फॉर ऑफरिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये सेविंग और करंट अकाउंट जैसे प्रोडक्ट्स को सेल करती है। रेमिटेंस और मनी ट्रांसफर में भी ये काम आती है, और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में भी इसका यूज होता है। इसमें 3 अकाउंट है जिसका नाम है सफल, सुगम एंड सरल। यानी कि मान लो अगर फ्री में ये पूछ ले सीधा सीधा सफल, सरल एंड सुगम किससे रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि ये पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड है। पेमेंट बैंक होता क्या है, तो हम पहले इसकी बात करें तो पेमेंट बैंक जो है वो नचिकेत मूल कमेटी की रिकमेंडेशन पर लेकर आए थे लो इनकम ग्रुप की डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि लगभग 1 लाख करोड़ तक की, सॉरी 1 लाख तक की डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे। इसमें मोबाइल पेमेंट, परचेजेस, अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो एफडी को एक्सेप्ट नहीं करती, FD term deposit, recurring deposit, any NRI deposit and can't advance or issue credit। यानी कि ये जो है ना तो एफडी को एक्सेप्ट करती, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि एनुअल डिपॉजिट ना ही एडवांस देती है, तो इस तरह कोई काम नहीं करती, ठीक है। ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। कोई भी लोन वगैरह ये मतलब इस तरह से ये नहीं देती है लोन वगैरह को, या फिर जो एफडी वगैरह है, फिक्स डिपॉजिट उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अचीवमेंट अभी क्या करें कि इन्होंने क्या किस तरह से हमारे देश में काम किया है, तो मोर देन 6 करोड़ अकाउंट तो ओपन हो चुकी है लगभग 96 लाख एडिशनल डिस्ट्रिक्ट में, एंड 1.90 लाख पोस्टमैन एंड ग्राम डाक सेवक को इक्विप किया गया है स्मार्टफोन से एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस से। 1.3 लाख बैंकिंग एक्सेस पॉइंट जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस नेटवर्क पैन इंडिया। चैलेंजेस क्या है, प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज, लो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेन रीजन कि हम अभी भी सिर्फ 6 करोड़ ज़्यादा से ही मतलब इतना ही आदमी तक हम पहुँच पाए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है ये लाइसाइट। लाइसाइट का मतलब क्या होता है, ये मतलब एक फ्रेंच आइडिया है जिसका जो सेक्युलरिज्म से रिलेटेड होता है। इसमें फ्रीडम एंड राइट्स गारंटेड बाय लाइसाइट, जैसे फ्रीडम एंड कंसाइज ऑफ एवरीवन, लाइक फ्रीडम टू बिलीव एंड नॉट टू बिलीव एंड प्रैक्टिस अ रिलीजन टू बी एथिस्ट अगेन। यानी कि आपको अपने रिलीजन को बिलीव करना है, नहीं करना है, कोई भी प्रैक्टिस करनी है, नहीं बनाना है, नास्तिक रहना है, डोमेस्टिक रहना है, कोई भी है वो फ्रीडम है आपकी, आप कुछ भी करो, ठीक है। इसमें स्टेट न्यूट्रल रहेगा, यानी कि हम आपके, यानी कि मान लो मैं स्टेट हूँ, अब हम आपके आपको जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई भी लोकल अथॉरिटी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी। पब्लिक सर्विसेज यानी कि ये स्टेट, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सर्विस से बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा और इंश्योर करेगा इम्पार्शियलिटी टुवार्ड्स सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर बिलीफ एंड कन्विक्शन। यानी कि आपका बिलीफ कुछ भी हो, आप किसी धर्म को मानो ना मानो, वो स्टेट की कोई भी इसमें वो नहीं है कि इसमें आके आपकी, आप क्यों नहीं मानते हो तो ये वाला धर्म मानो,
इस बात से नहीं मानो तो इसमें स्टेट बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। इसमें प्रोहिबिशन क्या क्या है, तो ये तो दे दिया फ्रीडम गारंटी, तो प्रोहिबिशन यानी कि जो लिमिटेशन दी जाती है वो क्या है। देखो जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल होते हैं इसमें जो पीपल्स होते हैं उनको मना किया गया है कि आप कोई भी रिलीजियस एफिलिएशन को मैनिफेस्ट नहीं करेंगे साइंस और क्लोथ के थ्रू, यानी कि आप किसी भी मतलब आप प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में किसी भी कोई भी मतलब ऐसा कपड़ा नहीं पहन के आएंगे, कोई साइन नहीं यूज करेंगे जो कि किसी भी रिलीजन को बढ़ावा देता हो। ठीक है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक सर्विस में जैसे एम्प्लॉयज है, एजेंट है, उनको भी अपने रिलीजियस पॉलिटिकल और फिलोसफिकल बिलीफ जो है अपने कपड़ों के साइन के पोस्टलिस्टिज्म यानी कि इनके द्वारा किसी को भी अपने रिलीजन की को मैनिफेस्ट करना अलाउड नहीं है। यानी कि हम आपके रिलीजन में तो दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन आप किसी भी पब्लिक प्लेस में यानी कि हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक सर्विस है, उसमें हम किसी भी रिलीजियस को बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी साइन को क्लोथ को कपड़े से वहाँ पर इनकार किया गया है। एक नॉर्मल एज अ सेकुलर मतलब आपको बन के रहना है। नेक्स्ट हमारा है यूरेनियम एनरिचमेंट। जो हमारी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट आई है कि ईरान ने अपना जो स्टॉक है न्यू नियर वेपन ग्रेड यूरेनियम का उसने बढ़ा लिया है। पहले तो ये देखिए वेपन ग्रेड यूरेनियम होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो यू 235 है उसकी जो मात्रा है वो 90% से अबव हो जाती है, तो वो यूरेनियम यानी कि ये जो यूरेनियम एनरिच जो ये जो है तो इसका वेपन में यूज होता है। ठीक है, यूरेनियम एनरिचमेंट इज अ प्रोसेस टू क्रिएट अफेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल, यानी कि हम इससे न्यूक्लियर अफेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे आउट ऑफ माइंड यूरेनियम, यानी कि हमने एक यूरेनियम को माइन किया था उसमें से हम न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे बाय इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235, यानी कि हमने माइन में से तो निकाला यूरेनियम, अब उसमें इसकी जो यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ा देंगे, जिससे हम क्या करेंगे एक वेपन ग्रेड यूरेनियम को बना देंगे। यानी कि अगर इसकी मात्रा यूरेनियम 235 की मात्रा थोड़ी है तो वो वेपन्स को बनाने में यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो हाईली एनरिच यूरेनियम है उसकी जो मात्रा होती है वो 20% से अबव होती है, और जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज होता है उसमें लगभग 3 से 5% जो है U235 ही होता है। यूरेनियम पाउंड अगर नेचर में अगर हम बात करें तो ये 0.7% चैन रिएक्टेंट्स आइसोटोप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखा कि जो हमने एनर्जी में कि इलेक्ट्रिसिटी में कितनी इसका परसेंटेज होता है। ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें कितनी तरह में पाया जाता है, और जो हाईली एनरिच यूरेनियम है वो उसकी लिमिट कितनी होती है, ये तीन चीज हमने इसमें देखा है। ठीक है, हमने नेक्स्ट न्यूज हमारी इनहेंस स्कोप ऑफ यूपीआई, यानी कि वो यूपीआई का जो स्कोप है उसको इनहेंस किस तरह से किया है। उन्होंने यूपीआई जो आरबीआई है उन्होंने कहा है कि जो यूपीआई है उसमें हम विल आल्सो इंक्लूड प्री सेक्शन क्रेडिट लाइन इशू बाय बैंक्स फॉर ट्रांजेक्शन। देखो पहले क्या होता था कि हम कि जो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट थी उसी के द्वारा हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते थे, लेकिन हम अब क्या करेंगे कि प्री अप्रूव्ड ग्रोइंग लिमिट के अंतर्गत हम अपनी यूपीआई आईडी को यूज कर सकते हैं क्रेडिट का मतलब ट्रांसफर मनी को ट्रांसफर करें प्री अप्रूव्ड ग्रोइंग लिमिट, यानी कि जो ग्रोइंग लिमिट है उसके उसका भी हम यूज कर सकते हैं हम अपने मनी ट्रांसफर में। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 75% जो रिटेल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम है वो यूपीआई के द्वारा हैंडल की जाती है, और जो रुपे कार्ड है उसको भी परमिट किया गया है कि यूपीआई से उसको लिंक कर दिया जाएगा। हमने अभी देखा है नॉर्मली से अगर हम बात करें तो यूपीआई का किस तरह से रोल बढ़ता जा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, और ग्लोबली भी इसका किस तरह से महत्व बढ़ता जा रहा है, तो हमारा इस पर एक पूरा एक मॉडल आंसर तैयार हो सकता है कि फाइनेंशियल यूपीआई का रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ग्लोबली इसका प्रेजेंस जिस तरह से हमने यूएई जो सऊदी अरब है उससे एग्रीमेंट किया था। ठीक है, हमने श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट किया है, बहुत सारे और कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है जिससे हम अपने यूपीआई ट्रांजेक्शन को इंक्रीज कर पा रहे हैं। G20 के मेंबर्स हैं उनको बोला है कि आप हमारे देश में आओगे तो आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अलो करा किया गया है यूपीआई ट्रांजेक्शन में।
है किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन में हमारा यूज बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में किस तरह से इसका रोल बढ़ता जा रहा है, तो सीधा सीधा एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकता है। तो एक नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें तो गुजरात डिक्लेरेशन। अभी क्या हुआ है कि जो WHO ने इस गुजरात डिक्लेरेशन को रिलीज किया है, ये जो रिलीज किया है वो WHO की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट थी 2023, एक पहली ग्लोबल तो ये पहली WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट थी। नाम से पता लग रहा है कि इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें ग्लोबल कमिटमेंट किया जाएगा कि हम अपने इंडिजिनस नॉलेज को, बायोडाइवर्सिटी को, ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन को बढ़ावा देंगे। एक वही है हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है संदेश ऐप। संदेश ऐप क्या है कि अभी क्या हुआ कि जो G20 की समिट हुई तो उसमें पुलिस विल बी कम्युनिकेटिंग अबाउट द इवेंट सिक्योरिटी ओनली थ्रू संदेश ऐप। यानी कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी अगर बात है तो वो संदेश ऐप के द्वारा ही अ, बताई जाएगी। ये क्या है संदेश ऐप? ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट्सएप, ठीक है। तो संदेश ऐप यूजली क्या करेंगे कि पुलिस इसका यूज करेगी अबाउट द सिक्योर इवेंट की सिक्योरिटी। अब ये क्या है, क्लिंजिया जहांगीर। अब ये क्या है, अभी नॉर्मल साइज का ऐसे फ्री में तो फ्री से रिलेटेड सीधा ये पूछ लेंगे कि ये इसका रिलेटेड ये है क्या, है ना। तो अभी हमारा क्या है कि इन्होंने जो रिसर्चर थे उन्होंने 520 मिलियन ईयर ओल्ड ये फोसिल्स है क्लिंजिया जहांगीर जो कि चाइना में पाई गई है। न्यू फाइंडिंग्स रिवील करते हैं कि इसके जो सिर है उस पर 3 आइज है और विद अ पेयर ऑफ क्लोज जो कि प्रे को कैच करने में यूज किए जाते हैं। ये जो पार्ट है वो कैम्ब्रिज चेंगजांग बायोटा का पार्ट है। इट इज अ ग्रुप, एक जो कि ग्रुप है ऑफ एक्सेप्शनली प्रिजर्व्ड एनिमल्स का। जिनसे किससे रिलेटेड है, वो एंथ्रोपोड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, यानी कि पीएम दक्ष योजना। उन्होंने क्या किया, पीएम दक्ष योजना का जो टारगेट है उन्होंने किया क्या है कि 2023 से हम 2026 तक हम 1.69 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ ये बात की गई है, सिर्फ हमें फ्री के लिए इसके लिए क्या करना है कि हमें ये बताना है कि ये सेक्टर स्कीम है। इसके द्वारा लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक नेशनल प्लान है फॉर स्किलिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स जिसमें एससी ओबीसी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सिटीजन है डीएनटी यानी कि डी नोटिफाइड जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं, सैनिटाइजेशन वर्कर इंक्लूडिंग वेस्ट पीपर, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अपस्किल करेंगे, रीस्किल करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देंगे, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको जॉब मिल सके, ठीक है। हम उनको दक्ष कर सके, स्किल प्रोवाइड कर सके, स्किल मिलेगी तो वो अपनी लाइवलीहुड बना सकेंगे, ठीक है। इसकी जो फीचर्स है वो क्या है, 18 से 45 ईयर तक के इसमें लोग जो है पीपल्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ओबीसी को रिलेटेड इसकी बात है कि 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए और ईबीसी मतलब ईबीसी 1 लाख से कम इनकम। इसमें 1000 से लेकर 1500 तक पर मंथ दिया जाएगा। हैविंग 18% एंड अबोव अगर हमारी 80 या फिर उससे अबोव अटेंडेंस है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट हमारा है जो हमारा प्रज्ञान है वो पुट ऑन स्लीप स्लीप मोड में उसको लगा देना है। जैसे हमें पता है कि अब धीरे धीरे हमारा जो चांद का साइज है, देखो हमारी जो पूर्णिमा था, फुल मून था हमारा अराउंड यानी कि 29 को था शायद, 29 और 30 को। तो उसके बाद जो हमारा फुल मून है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पर जो मून है वहाँ पर क्या हो रही है, नाइट हो रही है। तो इसीलिए जो हमारा